बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस लेक्चर के एलोज हैं लिपिड्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, वेटिंग रूम में ये एक बंदा है, एम्पुलरी एडिनोकार्सिनोमा है और ऑब्स्ट्रक्शन है पैनक्रियाटिक डक्ट की। और इसमें कौन सा लाइपोप्रोटीन जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द लेक्चर। अच्छा, फिर जनाब ये एक और बंदा है, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है। इसको रिकरेंट सिकल सेल क्राइसिस होते रहते हैं। अभी ये प्रेजेंट कर रहा है पेन राइट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, वॉमिटिंग है, जॉन्डिस है, इसका अपर राइट एब्डोमेन टेंडर है। ठीक है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का प्रोविजनल डायग्नोसिस है। तो क्या लाइकली है, कैसे इसमें गाल स्टोन्स तो नज़र आ रहे हैं, किस किस्म के होंगे? कोलेस्टेरॉल होंगे? नहीं, इसमें बिलीरुबिन गाल स्टोन्स होंगे, बिकॉज इसको बार बार हेमोलिसिस होता है, छोटा मोटा या कभी बड़ा भी होता होगा शायद, मतलब सिकल सेल क्राइसिस हो रहे हैं ना ऑफ एंड ऑन, तो उस वजह से इसके बिलीरुबिन स्टोन्स होंगे। हाँ, लेकिन इधर ये किस लिए आया है कि इसमें हम देखेंगे कि इसका इस वाले सब का इसकी डाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये एक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है। ठीक है, और इसमें भी देखना है कि इस डाइजेशन को ये किस तरह से अफेक्ट करेगा। अच्छा, फिर ये एलेक्स है, ये एक बच्ची थी, इसकी रीडर्स डाइजेस्ट में भी स्टोरी आई थी, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस था। ठीक है, इसकी बहुत ही शॉर्ट और मिजरेबल लाइफ थी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने क्या बताना है कि इसमें बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या था सिस्टिक फाइब्रोसिस में, डाइजेशन कैसे अफेक्ट हो रही थी, और उसको खाने से बिफोर मील्स पिल्स क्यों लेनी पड़ती थी। ठीक है, अच्छा, फिर जनाब एक मॉर्बिडली ओबीस फीमेल है, आप उसको अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल चेंजेस मेडिसिन कौन सी एडवाइस करेंगे और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? फिर ये अगेन गाल स्टोन्स हैं। हाँ, अब इधर कौन से गाल स्टोन्स होंगे? इसमें लाइकली है कि कोलेस्टेरॉल के गाल स्टोन्स होंगे। ठीक है, और वही देखना है कि डाइजेशन किस तरह से अफेक्ट हो रही है। तो अच्छा, फिर अगर जो है ये एक बंदा है, इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ है, अब ये रिकवर तो हो गया है, बट अभी ही इज़ एबल टू टेक द नॉर्मल डाइट, बट अब इसको क्या है कि जो स्टूल्स हैं दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द टॉयलेट। ठीक है, इसको स्टीएटोरिया है, तो वो क्यों, उसकी क्या बायोकेमिकल कॉज है? तो अब हम आ जाते हैं कि लिपिड डाइजेशन पे। हम डाइट में लेते कौन कौन से लिपिड्स हैं? तीन ही मेन किस्म के हैं, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स। ठीक है, जो कि ये बना हुआ है कोलेस्टेरॉल के ऊपर एक फैटी एसिड लग गया है, तो ये कोलेस्टेरॉल एस्टर बन गया। फिर ये ग्लिसरॉल बैकबोन है और इस पे 3 फैटी एसिड्स अटैच्ड हैं, तो ये टैग है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो ये हम डाइट में लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो है ना, इनका क्या रोल है। लिंगुअल का तो बहुत ही माइनर सा रोल है, ज़्यादा तो ये जो है ना, अगर कोई जैसे बैक्टीरिया वगैरह आए हैं फूड में या साथ इंजेस्ट हो गए हैं, तो उनकी सेल वॉल्स को ब्रेक करता है, कोई इतना ख़ास इसका रोल नहीं है। तो बेसिकली लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो है ना, वो मिल्क में जो प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स, उनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वो जो हैं ये शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ये भी टैग पे ही लगे हुए हैं, ग्लिसरॉल बैकबोन पे लगे हुए हैं, ये उसी तरह से नहीं है। ठीक है, तो जब डाइट आती है ना गट में, फैटी डाइट, तो वो सबसे पहले बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं, इमल्शन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अच्छा, फिर इमल्सिफिकेशन और चर्निंग मूवमेंट्स और एंजाइम्स आके डॉक हो जाते हैं उनके ऊपर पैनक्रियाटिक, और वो अंदर से लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं, और वो छोटे होते होते मिसल्स बन जाते हैं, जो कि ये 200 टाइम्स स्मॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू इमल्शन ड्रॉपलेट्स।
और फिर जो है मिसल्स के जो कंटेंट्स हैं वो डिफ्यूज़ इन करते हैं, एंटेरोसाइट में चले जाते हैं। उधर फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके रीसेंसिटाइज होते हैं, फिर वो काइलोमाइक्रोन में पैक होते हैं, जैसे ये इधर बना हुआ है। काइलोमाइक्रोन इतना बड़ा हो जाता है दोबारा के वो फिर डिफ्यूज़ आउट नहीं कर सकता और वो एक्सोसाइटोसिस से इलेक्टील्स में जाता है। ठीक है, तो ये आ गए सारे कि दिस इज़ द इमल्शन ड्रॉपलेट। ये मिसेल है, 200 टाइम्स स्मॉलर है, और ये काइलोमाइक्रोन है जो कि ApoB48 में वो सारे पैक हुए हैं लिपिड्स। अच्छा, फिर बाइल सॉल्ट्स जो हैं, बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो कैसे रिलीज़ होंगे? कोलिसिस्टोकाइनिन बताएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी को रिलैक्स कराएगा, और उधर से बाइल सॉल्ट्स, बाइल भी रिलीज़ होगी, उसमें बाइल सॉल्ट्स भी होंगे, उसके अलावा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बाइल सॉल्ट्स जो है ना उसको बाइल को रिलीज़ किसने कराया? कोलिसिस्टोकाइनिन ने। अच्छा, जो इसमें कैरी होम पॉइंट है वो जो याद रखना है कि कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन से आ रही है। ठीक है, रिलीज इंटेस्टाइन से हो रही है, एक्ट स्फिंक्टर ऑफ ओडी पे कर रही है, रिलीज बाइल को करा रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपने देखा कि ये गई और इसने बाइल को रिलीज करा दिया। अच्छा, फिर काइम जो है वो एंटर होगी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एक तो पेनक्रियाटिक लाइपेजेस रिलीज़ होंगे और वो भी कोलिसिस्टोकाइनिन ने रिलीज़ कराए हैं। उसके अलावा सिक्रीटिन जो है, इसको फायरमैन भी कहते हैं, कि इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टिनल पीएच है ना वो काफ़ी हाई होती है, अल्कलाइन होती है। स्टमक से जो कंटेंट आ रहे हैं उनकी पीएच बड़ी लो है। ठीक है, और एसिडिक है। तो आप समझेंगे सिक्रीटिन को फायरमैन भी कहते हैं कि वो बस कहेगा कि उसको एसिड आके काटेगा और वो कहेगा कि आग लग गई है। ठीक है, जल्दी से फिर पेनक्रियाज क्या करेगा? वो बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन डालेगा आग के ऊपर, वो कहेगा अच्छा ये थोड़ा पीएच जो है वो इसकी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, सिक्रीटिन भी इंटेस्टाइन से आ रहा है, ये भी याद रखना है। तो ये आपके हो गए बाइल सॉल्ट्स। कैसे बनते हैं? कोलेस्टेरॉल से बनते हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स बनाते हैं। 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल के ऊपर कोलेट, वो कोलेट बनता था और कोलेट पे ग्लाइसिन या टॉरिन लगे तो टोरोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट बन जाते हैं, जो कि फिर इनकी एम्फीपैथिक नेचर होती है और डिटर्जेंट लाइक एक्शन होता है, और ये इमल्सिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपका हो गया कि इस तरीके से जब आपका फिर काइलोमाइक्रॉन बनता है तो उसमें क्या क्या है कि जो भी हाइड्रोफोबिक लिपिड्स हैं वो इसकी बिल्कुल कोर में होते हैं। हाइड्रोफोबिक कौन से हैं? जिनमें कोई वो OH या उस तरह से वो नहीं आ रहा, जैसे कोलेस्टेरॉल का OH है उसको फैटी एसिड अटैच हुआ हुआ है तो वो कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक होगा। इसी तरह ट्राइसाइग्लिसरॉल कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक होगा, तो ये इसकी कोर में होंगे। और जो एम्फीपैथिक हैं, जैसे अगर खाली कोलेस्टेरॉल है, एस्टर नहीं है, वो ऊपर हो सकता है। बाइल सॉल्ट्स इसकी सरफेस पे होंगे। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स के फॉस्फेट हेड्स जो हैं वो सरफेस पे होंगे। ठीक है, तो अच्छा, बाइल सॉल्ट्स जो है ना वो फिर इधर आके कोटिंग कर देंगे और जो है वो जो भी सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट क्या है, जो भी लिपिड्स आए हैं, टैग आए हैं, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स आए हैं, फॉस्फोलिपिड्स आए हैं, उनको एक्सेस नहीं कर सकेगा पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो कोलाइपेज जो है वो इसका एक चमचा है जो कि इसको एस्कॉर्ट करके लाता है, इसका प्रोटोकॉल ऑफिसर है। ठीक है, वो इसको लेके आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज को और बताता है कि ये इधर इमल्शन ड्रॉपलेट बना है, आप इस पे डॉक हो जाएं और इधर काम शुरू करें। अब ठीक है, अच्छा, अब वो काम क्या करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज? टैग पे से 1 और 3 पोजीशन वाला फैटी एसिड जो है उसको, उसके बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है, जो उसका एस्टर बॉन्ड बना होता है। ठीक है, तो ये आप देख लें कि जैसे ये एक इसका फैटी एसिड उतरा है और फिर ये दूसरा उतरा है, और अब ये क्या बन गया है टैग का? ये बन गया है 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। ये अब इतना छोटा है कि ये इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू डिफ्यूज़ होके उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर जो है ये
कोलेस्टेरॉल एस्टिरेज भी जो है ना, ये भी पेनक्रियाज से ही आया है। और इसने क्या करना है, ये जो कोलेस्टेरॉल की एक तो इसकी अपनी हाइड्रोकार्बन चेन है ना, जो कि ऑरेंज में ही नज़र आ रही है रस्ट कलर में, ये जो फैटी एसिड लगा हुआ है, और फैटी एसिड क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन विद द टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसको कोलेस्टेरॉल एस्टिरेज रिमूव करेगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर फॉस्फोलाइपेज A2 अगेन, ये भी मतलब अब ये आप देखें तीसरा है एंजाइम पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज से आ रहा है फैट डाइजेशन का। तो फॉस्फोलाइपेज A2 आएगा और ये जाइमोजन है। क्यों ये जाइमोजन है कि ये आपके मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स को ही ना डाइजेस्ट करने लग जाए। ठीक है, तो ट्रिप्सिन से ये एक्टिवेट होता है। अच्छा, जब ये देखिए आप आगे देखेंगे उसमें मिसल में ना कि कई एक टांग वाले फॉस्फोलिपिड खड़े होते हैं, कि मतलब एक ही फैटी एसिड उनके पास होता है। तो वो क्या होता है कि जब ये इसको फॉस्फोलाइपेज A2 पहले एक फैटी एसिड रिमूव करेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लाइजोफॉस्फोलिपिड। और अगर ये इसका दूसरा भी रिमूव कर दे तो वो फिर ग्लिसरल फॉस्फोरिल बेस बन जाती है। अब हम आ जाते हैं पेनक्रिएटिक लाइपेज पे। ये पेनक्रिएटिक लाइपेज है, ये इसके पास सिजर्स हैं जिससे इसने काटना है। ये इधर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक आप इसको जो भी समझ लें, आप इसको इमल्शन ड्रॉपलेट भी समझ सकते हैं, या आप ये भी सकते हैं कि ये मिसल है। क्यों? क्योंकि इमल्शन ड्रॉपलेट ही ने छोटे होते 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 मिसल बन जाना है। ठीक है, तो पेनक्रिएटिक लाइपेज आएगा, कोलाइपेज इसको एक्सकॉर्ट करेगा, और ये कोलाइपेज आया, इसने पेनक्रियाटिक लाइपेज को लाया और ये इसने इधर इसको ले आया इमल्शन ड्रॉपलेट पे। अब क्या क्या हो रहा है, एक तो इमल्सिफिकेशन हो रही है, टर्निंग मूवमेंट्स तो गट की जा रही है ना, उसके अलावा ये लिपिड्स को छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, इसने तो सारे टैग के मैग बना दिए मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा कि जो कोलेस्टेरॉल एस्टिरेज है वो भी काम करेगा, वो कोलेस्टेरॉल इलादा फैटी एसिड इलादा कर देगा। इसी तरह से जो फॉस्फोलाइपेज A2 है वो भी करेगा। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा जो इमल्शन ड्रॉपलेट है। इमल्शन ड्रॉपलेट से मिसल 200 टाइम्स छोटा है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि ये आए कौन कौन थे जो डाइट में आए थे। ठीक है, कोलेस्टेराइल एस्टर था, टैग था और फॉस्फोलिपिड था। अब जो है वो कोलेस्टेरॉल एस्टिरेज जो है उसने इसको कोलेस्टेरॉल इलादा फैटी एसिड इलादा कर दिया। फॉस्फोलाइपेज A2 ने भी इसका पहले लाइजोफॉस्फोलिपिड बना दिया। अच्छा, इधर से इसके जो हैं टैग के मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बन गए। ठीक है, अच्छा अब ये मिसल्स आएंगे, ये आके ब्रश बॉर्डर पे डॉक होंगे। ये डॉक होंगे तो इनके अंदर से जो इनके लिपिड्स डाइजेस्ट हुए हैं वो डिफ्यूज़ करके चले जाएंगे इंटेरोसाइट में। ठीक है, तो ये जो मिसल है ना, अगर इसको क्रॉस सेक्शन करके देखें तो ये अब इसमें ये जो थोड़ा लाइट ग्रीन है ये जो हैं वो बाइल सॉल्ट्स हैं, येलो में कोलेस्टेरॉल है, ये फिर रेड जिनके हेड्स हैं ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, ये एक आध अंदर आपको ये टैग भी नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से ये मिसल था, ये आके इधर डॉक हो गया। अच्छा, अब ये डॉक होगा ना तो इसमें क्या होगा कि जो फॉस्फोलिपिड हैं वो तो इतने छोटे हैं। अब ये देखें, ये ऐसे ही डिफ्यूज़ होके आ गया है। ठीक है, क्या है, एक फैटी एसिड है, ऊपर एक ये फॉस्फेट हेड था। इसी तरीके से मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो है मैग, ये भी आ गया है। कोलेस्टेरॉल को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कोलेस्टेरॉल जो है NPC1L1 वाला जो इसका ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है उसके थ्रू अंदर आएगी। अच्छा, अब ये अंदर आएगी तो इसके दो फेट्स हो सकते हैं, या तो ये इन लोगों के साथ जो है ये मिलके चली जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और उधर ये जाके दोबारा रीसेंसिटाइज होए, कोलेस्टेराइल एस्टर बने और फिर काइलोमाइक्रोन में चली जाए। और दूसरा है कि इसका इफ्लक्स हो जाता है, ये जो ABCG5 और ABCG8 हैं ये इसको उठा के वापस भी फेंक सकते हैं। ठीक है, बैक, ये जैसे इधर से ये बैक चली गई है। ठीक है, तो अच्छा, अब जब ये सब लिपिड्स आ गए हैं और ये फिर आगे से पहुंचेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये क्या क्या पहुंचा है, ये टूटे फूटे लिपिड्स पहुंचे हैं इधर। अब इधर ये रीसेंथेसाइज होंगे। ठीक है, कोलेस्टेरॉल जो है वो दोबारा कोलेस्टेराइल एस्टर बन गया,
टैग जो है वो दोबारा टैग बन गया और फॉस्फोलिपिड दोबारा फॉस्फोलिपिड बन गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये दोबारा इधर ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। और उसमें फिर क्या होगा, और ये बड़े कैसे हुए हैं, पहले फैटी एसिड की एक्टिवेशन हुई थी, फिर मोनोएसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफेरेज जो है उसने मैग के ऊपर जो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल था उसके ऊपर एक फैटी एसिड बना लगाया, वो डैग बन गया डाइसाइल ग्लिसरॉल। फिर जो है डाइसाइल ग्लिसरॉल एसाइल ट्रांसफेरेज ने उसके ऊपर एक और फैटी एसिड बनाया, तो वो टैग बन गया ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। अब इनको कौन हेल्प आउट करेगा इधर, ये करेगा माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन, ठीक है। जो माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन है वो क्या करेगा कि, ये ज़्यादा स्लाइडें चल गई हैं, 1 मिनट। माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन जो है ना, ये MTP, ये जो है वो अब ये आगे से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना ये सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाएंगे, ये जो बड़े बड़े हो गए हैं, टैग है, कोलेस्टेरॉल एस्टर है, फॉस्फोलिपिड है। अब इधर माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन इनको कैसे हेल्प करेगा, ApoB48 में इनको पैक करेगा और फिर ये उधर से गोल्जी में जाएंगे, उधर से फिर वेसिकल्स में निकलेंगे और फिर ये एज काइलोमाइक्रॉन निकलेंगे। और अब ये काइलोमाइक्रॉन इतना बड़ा है ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, तो ये एक्सोसाइटोसिस से जो है वो लेक्टील्स में जाएगा, लेक्टील से ये थोरेसिक डक्ट में जाएगा, थोरेसिक डक्ट से ये सबक्लेवियन वेन में जाएगा। तो ये अगर क्रॉस सेक्शन जैसे हमने भी मिसल का देखा था, तो इसी तरह अगर आप काइलोमाइक्रॉन का देखें तो देखिए ApoB48 है, ठीक है। फिर इसकी कोर में हाइड्रोफोबिक लिपिड्स हैं, इसकी साइडों में जो एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं और बाकी इसके ऊपर आपको ApoC नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया काइलोमाइक्रॉन। अच्छा, काइलोमाइक्रॉन जब बाहर आएगा तो उसके साथ क्या होगा, नेसेंट काइलोमाइक्रॉन है, ठीक है। और इधर इसको HDL मिलेगा, ये बाहर आया है, HDL सामने था, HDL क्या कहेगा कि आप ApoC2 और ApoE ले लो, ये ले लेगा, ठीक है। अब लेकिन इस पे एक तरह से स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया। अब जब जब ये गुजरेगा एडिपोज टिश्यू से, हार्ट से, मसल से, तो ये ApoC2 जो है ना वो उसको बताएगा कि ये आ रहा है और इसके पास बहुत माल है, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें से सिक्वेस्टर कर लेंगे टैग को, और ये छोटा होता होता बिल्कुल ये लुट पुट जाएगा, ये मतलब काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट बन जाएगा। फिर इसको एहसास होगा कि ये तो मेरे साथ कोई हैंड हो गया, फिर ये ApoC2 तो वापस कर देगा, लेकिन ApoE अभी भी रखेगा, और ApoE की वजह से ये इसके जो रिसेप्टर्स हैं लिवर पे वो इसको पहचान लेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है इसने इसका टैग सिक्वेस्टर किया है, अब इसको इधर पकड़ा गया है, इधर से ये अंदर करेंगे इसको, ठीक है। क्लेथरिन कोटेड पिट्स थी जिन्होंने इसको अंदर कर लिया, इसको एक तरह से ट्रैप कर लिया है। अब जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो तो रिसाइकल हो जाएंगे और इसका कुछ भी नहीं बचेगा, ये इधर कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल पूल में चला जाएगा, अमीनो एसिड अलहदा निकल जाएंगे ApoB48 के, फैटी एसिड अलहदा निकल जाएंगे, और ये जो है ना, ये नहीं है कि ये कोई छोटा होकर VLDL बन जाएगा और वो फिर LDL बनेगा, HDL बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बस फिनिश, इसकी स्टोरी ख़त्म इस, ठीक है। अच्छा, बाकी जो वो थी, एक पेशेंट थी जो कि वो उसको एंटी ओबेसिटी मेडिसिन चाहिए थी, तो वो ऑर्लिस्टेट होती है, और ऑर्लिस्टेट जो है वो क्या काम करती है, एक तो पेनक्रियाटिक लाइपेज को इनहिबिट करती है, तो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो टैग का मैग नहीं बना सकता। जब मैग नहीं बना सकता तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा था कि जब वो मिसेल आके डॉक हुआ था तो उसमें से मोनोएसाइल ग्लिसरॉल खुद ही अंदर चला गया था एंटेरोसाइट में, वो इतना छोटा था। लेकिन अब ये आएगा ही नहीं, तो ये एज सच पास आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑर्लिस्टेट जो है वो गैस्ट्रिक लाइपेज को भी करेगी, मींस कि जो मिल्क में भी कोई छोटे शॉर्ट चेन मीडियम चेन फैटी एसिड्स आ रहे थे, उनको भी वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल नहीं बनने देगी ताकि वो नहीं एब्जॉर्ब हो सकें, ठीक है। तो अब हम इसके देख लेते हैं क्वेश्चंस। अ मॉलिक्यूल ऑफ पामेटिक एसिड है, C1 पे लगा हुआ है टैग की।
अब ये इंजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है, फिर जनाब ज़ाहिर है डाइजेस्ट हुआ है, फिर ये ब्लड में गया है, तो ज़ाहिर है ये ब्लड में काइलोमाइक्रॉन में बैठ के गया है। अब ये फैट सेल में स्टोर हो गया है, ज़ाहिर है इसको लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने सिक्वेस्टर कर लिया है उधर से। अब अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हुआ है, ज़ाहिर है कि ये दोबारा उधर से निकला है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ने इसको मोबिलाइज़ किया है, और फिर ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हुई है, फिर ये कीटोन बॉडी बना है, फिर ये अगेन एसिटाइल को ए बन के तो सिट्रिक एसिड साइकिल में पहुंचा है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन गया है। तो चूज द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स इन विच द परमिटेड रेजिड्यू इज कैरिड फ्रॉम द एडिपोसाइट्स इनटू द ब्लड। तो एडिपोसाइट्स से जब ये ब्लड में गया है ना, तो क्या मतलब है कि इसको हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ने एक्टिवेट किया है, कोई स्टारवेशन लाइक स्टेज आई होगी या कोई डायबिटीज़ जिस तरह होती है उसमें। तो जाहिर है वो कैसे गया होगा, ये फैटी एसिड एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स पे बैठ के जाएगा फिर ये, ठीक है, आगे बीटा ऑक्सीडेशन कराने, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब 25 ईयर ओल्ड मेल है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। अच्छा, हाई लेवल्स ऑफ टैग एंड फास्टिंग काइलोमाइक्रोनीमिया। अब फास्टिंग में ना काइलोमाइक्रॉन्स नहीं होने चाहिए ब्लड में, क्योंकि ये तो खाने के बाद आते हैं। अगर वो फास्टिंग उसमें आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि जो काइलोमाइक्रॉन्स बने हैं ना, उनमें से टैग सीक्वेस्टर नहीं हुआ। और टैग को कौन सीक्वेस्टर करता था कि वो फिर रेमनेंट बन जाते थे। तो इसका मतलब है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज नहीं है, उसी ने इनका टैग सीक्वेस्टर करना था, तो ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, 4 year old बॉय and he has presented to OPD with complaints of salty bro, failure to thrive, abdominal pain, indigestion, and stools that floated on toilet water. Cystic fibrosis was suspected. Which of the following enzymes of lipid digestion are likely to be compromised in him? अच्छा, अब ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, इसमें वो क्योंकि CFTR जो है जीन, उसमें म्यूटेशन होती है, उसमें वो फिनाइल एलानिन जो है मिसिंग होता है, ठीक है ना। तो और वो डक्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं थिक म्यूकस सिक्रीशन से। तो इसमें जो है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट हो रही हैं। अच्छा, डाइटरी लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन्स कंटेनिंग ApoB48, ये तो काइलोमाइक्रॉन्स है। अच्छा, अब हम वेटिंग रूम को रिविजिट करते हैं। वो जो हमने बात की थी कि एम्पुलरी एडिनोकार्सिनोमा है, तो विच लिपोप्रोटीन इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड इन दिस मैन। तो क्या होगा कि जब उसको एम्पुलरी एडिनोकार्सिनोमा है, तो उसका ये जो डक्ट है जो जिधर इसके स्फिंक्टर ऑफ ओडी ने खुलना था, वो ब्लॉक हुआ है। इसका मतलब है कि ही विल बी अनएबल टू रिलीज बाइकार्बोनेट, ठीक है, इंटेस्टाइन में। जब उसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहेगा कि काइम आया है भेजो, तो वो नहीं भेजेगा, बाइकार्बोनेट कम आएगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज भी कम आएगा, टैग की डाइजेशन नहीं होगी, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो स्टमक से आई थी एसिडिक पीएच, वो मतलब वो न्यूट्रलाइज भी नहीं होएगी और वो हाई भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन नहीं आ सका। तो फिर अगर वो नहीं आ सका और बाइल भी नहीं आएगा, ठीक है, तो थोड़े मिसल्स बनेंगे, मिसल्स थोड़े बनेंगे, तो फिर जो है वो डाइजेशन भी थोड़ी होगी, अंदर भी थोड़े लिपिड जाएंगे, और काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होगी। तो जो इसका लिपोप्रोटीन अफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ दी काइलोमाइक्रॉन। अच्छा, फिर जो है ये जो था ये वो वाला केस है ना, जिसमें उसको सिकल सेल क्राइसिस होते थे, ठीक है। तो इसमें भी ये होगा कि अब देखें ना, इसका स्टोन आया हुआ है, उसमें ब्लॉक कर रहा है डक्ट को, तो बाइल सॉल्ट्स की रिसाइकलिंग नहीं होगी, मिसल फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होगी, और फैट मेल एब्जॉर्प्शन होगी कि वो सही से क्योंकि मिसल नहीं बनेंगे, और मिसल नहीं बनेंगे तो वो फैट्स उस तरह से उनमें ब्रेक डाउन भी नहीं होंगे, और वो मतलब मेल एब्जॉर्ब होंगे, पास आउट हो जाएंगे इसी तरीके से। अच्छा, ये पेनक्रियाटाइटिस वाला बंदा है, और हमने देखना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा डाइजेशन पे ना। तो पेनक्रियाटाइटिस जब होगा ना, तो ज़्यादा जो है ना फैट और प्रोटीन डाइजेशन इफ़ेक्ट होगी, ठीक है।
हालांकि वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी आता है, लेकिन वो सिलाइवरी एमाइलेज की काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, उस वजह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इतनी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये वो एलेक्स वाली कहानी आ गई है कि इसमें बायोकेमिकल डिफेक्ट क्या था। इसकी जीन में म्यूटेशन थी, CFTR जीन जो है उसमें 508 पे ट्रिपलेट डिलीशन थी, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन एब्सेंट था। फिर इसकी उसकी वजह से क्लोराइड चैनल्स डिफेक्टिव थी। ठीक है। अनअफेक्टेड डाइजेस्टिव प्रोसेस इन एलेक्स, ये वही उसी तरह से ये भी है, क्योंकि मेन इसका पेनक्रियास इफ़ेक्ट हो रहा है ना, और दूसरा इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो जो पेनक्रियास की वजह से जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो अफेक्ट नहीं हो रहा, जो अनअफेक्टेड है, दैट इज़ दी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, वही स्लाइवरी एमाइलेज वाली कहानी है। कॉम्प्रोमाइज डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोटीन और लिपिड हैं, और वो पिल्स क्यों उसको मील से पहले खानी पड़ती थी, वो मोस्ट लाइकली कि कोई वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते होंगे उनमें। ठीक है। अच्छा, अब ये वो ओरलीस्टेट वाली आ गई। हाँ जी, नेम दी मेडिसिन में आ जाएगा कि ओरलीस्टेट 2 डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो पेनक्रियाटिक लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इसने जो उधर से 1 और 3 पोजीशन पे जो फैटी एसिड्स उतारने थे गैस्ट्रिक और पेनक्रियाटिक लाइपेजेस ने, वो नहीं उतरेंगे। ठीक है। अच्छा, टू सम अप हम कैसे करेंगे कि पहले अंडर 3 हेडिंग्स हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले इमल्शन ड्रॉपलेट्स हैं कि ठीक है, फैट आया और लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेजेस ने तो कोई इतना उसमें सिग्निफिकेंट प्ले नहीं किया रोल। और फिर जो है उसकी इमल्सिफिकेशन हो गई। इमल्सिफिकेशन किन चीज़ों ने कराई? बाइल सॉल्ट्स के डिटर्जेंट एक्शन ने, प्लस चर्निंग मूवमेंट्स जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं गट की, उनकी वजह से। ठीक है। और फिर जो है इनके ऊपर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आके डॉक हो गए। कौन कौन आया? पेनक्रियाटिक लाइपेज आया, जिसको कोलाइपेज लेके आया। उसके अलावा जो है वो कोलेस्टेरॉल एस्टिरेज आया, फॉस्फोलाइपेज A2 आया। ये जो है और मिसल्स छोटे होते गए, क्योंकि साथ साथ और भी ज़्यादा उसकी इमल्सिफिकेशन भी हो रही थी, और वो 200 टाइम्स छोटे हो गए। तो अब इमल्शन ड्रॉपलेट से मिसल्स बन गए। मिसल्स जो हैं वो गट एंटेरोसाइट के आगे डॉक हुए, उसमें से जो है वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल डिफ्यूज़ कर गया, फॉस्फोलिपिड्स डिफ्यूज़ कर गए, फैटी एसिड्स डिफ्यूज़ कर गए। कोलेस्टेरॉल को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चाहिए जो नीमेनपिक लाइक प्रोटीन 1 है। ठीक है। तो वो उसमें से चला गया। कुछ कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स हो गया ABCG5 और G8 से, और बाकी कोलेस्टेरॉल जो है वो आगे गया। आगे ये सब लोग पहुँचे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इधर ये रीसेंथेसाइज हो गए इनटू जो ये थे, टैग बन गया, कोलेस्टेरॉल एस्टर बन गया, फॉस्फोलिपिड बन गया। फिर ये ट्रैप हो गए और अब ये बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये परेशान होके फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचे। उधर माइक्रोसोमल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बैठा था, उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। उसने उनको जो है वो ApoB48 में रैप किया, और फिर इनको रिलीज़ किया स्काइलोमाइक्रॉन्स। और काइलोमाइक्रॉन्स इतने बड़े थे कि ये दांतों कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो सकते थे, और तो इनका एक्सोसाइटोसिस हुआ। ठीक है। और ये गए लेक्टील्स में, फिर थोरेसिक डक्ट में, फिर सबक्लेवियन वेन में। और फिर क्या हुआ कि ये फिर बाहर जैसे ही निकला नेसेंट काइलोमाइक्रॉन, तो इसको जनाब HDL टक्कर गया। उसने कहा कि आप मेरे से फ्री में ApoC2 और ApoE ले लो। इसने भी लालच से ले लिया, और उसी वजह से ये फिर इसका सारा टैग जो है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने सिक्वेस्टर कर लिया। और फिर जो है वो जब ये बिल्कुल रेमिनेंट बन गया, तो फिर इसने ApoC2 तो वापस कर दिया, ApoE इसने अपने पास ही रखा। फिर भी उसकी वजह से लिवर ने इसको पकड़ा, और लिवर ने फिर इसको बिल्कुल इसको बस ख़त्म कर दिया, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है। तो ये हमारी पूरी डाइजेशन भी ख़त्म हो गई।